ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। आज गुरुद्वारा बंगला साहिब में वो सभी डॉक्टर पहुंचे जो कोविड-19 की लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब का धन्यवाद करने के लिए, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का धन्यवाद करने के लिए, जो कोविड-19 की इस महामारी के दौरान गुरुद्वारा बंगला साहिब से लाखों लोगों को लंगर छकाया गया। सैकड़ों डॉक्टर और नर्सिस को गुरुद्वारों की सराहों के अंदर संभाला गया। जिनको लोग पत्थर मार रहे थे, डॉक्टरों को, नर्सिस को, उनको गुरुद्वारा कमेटी ने अपने गुरु घरों में शरण दी, उनके खाने पीने का इंतजाम किया। इसके लिए विशेष तौर पर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर DK शर्मा, RML के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजीव सूद, लेडी हार्डिन मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर NN माथुर अपने सभी डॉक्टर्स के साथ और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी का धन्यवाद किया, गुरु हरकृष्ण जी का धन्यवाद किया। वहीं हेड ग्रंथी ज्ञानी रंजीत सिंह जी ने सभी डॉक्टर्स के लिए गुरु साहब के चरणों में अरदास की, बेनती की गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में, गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के चरणों में, कि इन डॉक्टर्स को ताकत दें, इन डॉक्टर्स को हिम्मत दें और ये कोरोना की इस लड़ाई में जीत कर आएं और कोरोना की हार हो। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने इन सभी डॉक्टर्स को 100 रुपये देकर उनका सम्मान किया, क्योंकि ये वो हमारे वॉरियर्स हैं जो कोरोना की लड़ाई में सबसे अगली कतार में खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर माथुर जी ने, डॉक्टर शर्मा जी ने विशेष तौर पर जहां धन्यवाद किया, वहीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का धन्यवाद करते हुए, गुरु हरकृष्ण महाराज जी का, गुरुद्वारा बंगला साहिब का धन्यवाद करते हुए ये विश्वास जताया कि उनको ये खाली विश्वास ही नहीं बल्कि यकीन है कि गुरुद्वारा से जो आज वो आशीर्वाद लेके चले हैं, इसके चलते उनकी निश्चित तौर पर जीत होगी। हर हाल में कोरोना हारेगा और ये डॉक्टर्स की जो कोरोना वॉरियर्स की टीम है, इसकी जीत होगी। हम सब इनके लिए शुभकामनाएं करते हैं। हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है, हमें खुशी है कि जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के माध्यम से जो महान सेवा निभा रही है, उस सेवा को जहां कभी दिल्ली पुलिस आकर नमन होती है, कभी देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स आकर नमन होते हैं, हमें इस बात की खुशी और प्रसन्नता है कि दिल्ली के, देश के, दुनिया के सिख जो ये महान सेवा निभा रहे हैं, आज वो दुनिया भर के अंदर उस सेवा की चर्चा भी हो रही है और उसके चलते सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस, सब लोग धन्यवाद करने गुरुद्वारे पहुंच रहे हैं। हम इस बात की प्रसन्नता, हम धन्यवाद करते हैं उन सभी लोगों का जिनके कारण ये महान सेवाएं संभव हुई, और हम धन्यवाद करते हैं गुरु साहब का जिन्होंने हमसे ये सेवा ली। बहुत बहुत धन्यवाद। पिता परमात्मा का, जिसे हम चाहे गुरु ग्रंथ साहब जी के नाम से जाने, ईश्वर, अल्लाह, जीसस कुछ भी कहें, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हेल्थ केयर पर्सनल को इस बीमारी से लड़ने की शक्ति दी है। इसके साथ साथ मैं जो है गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी का, इनके श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी, जनरल सेक्रेटरी कालका जी, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है इस लड़ाई में अस्पतालों का बहुत साथ दिया है। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को रहने के लिए इन्होंने गुरुद्वारों में जो है जगह दी। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो है डिफरेंट टाइम्स पे खाने का अरेंजमेंट किया, और आज जिस तरह से हम सब लोगों को इन्होंने ऑनर करके जो हमारा एक हौसला बढ़ाया है, तो इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं, जैसा कि सिरसा जी ने भी कहा था, मैं आशा ही नहीं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम इस जंग को लड़ेंगे और जीतेंगे। आज अगर पूरे विश्व के पास कोई सबसे बड़ी शिक्षा है तो वो सिख धर्म से परम पूज्य गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से पूरे विश्व में पहुंची है। और ये सेवा का जो भाव है, इस कोरोना के संकट काल के समय में पूरे विश्व के लिए एक प्रार्थना श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में अर्पित कर रहा हूं। देव शिवा वर मोहे शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं, न डरो
जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 41 टीमें तैनात। देश में कोविड-19 की जांच ने रोजाना 1 लाख के आंकड़े को पार किया। गृह मंत्रालय ने राज्यों को प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए रेलवे के साथ समन्वय करने को कहा। और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने आरोग्य सेतु ऐप को लेकर निजता संबंधी चिंताओं को आधारहीन बताया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए कुल 41 राहत और बचाव टीमें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ महाचक्रवात अम्फान से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है तथा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने, उन्हें जानकारी देने तथा जागरूकता पैदा करने जैसे सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें जिला और स्थानीय प्रशासन के साथ पूरे तालमेल के साथ कार्य कर रही हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। श्री प्रधान ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ स्थिति की समीक्षा की है। देश में कोविड-19 संक्रमण से मरीजों के ठीक होने की दर में सुधार हुआ है और ये बढ़कर 38.73% तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वक्तव्य में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों में 2350 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 39,174 हो गई है। मंत्रालय के अनुसार मरीजों के ठीक होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है। वक्तव्य में कहा गया है कि देश में फिलहाल कोविड-19 के 1,01,139 मामले हैं, जिनमें से 58,802 सक्रिय मामले हैं, जबकि 3,163 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। ये समाचार हमें समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट से प्राप्त हुए। केंद्रीय गृह सचिव ने मजदूरों को उनके गृह राज्य में पहुंचाने में सहायता के लिए राज्यों से पूरा सहयोग करने को कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने देश में प्रवासी मजदूरों के संकट को कम करने के उपाय सुझाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को अपने घर लौट रहे मजदूरों के लिए विश्राम स्थलों पर स्वच्छता, भोजन और स्वास्थ्य के प्रबंध करने चाहिए। श्री भल्ला ने इस बात पर बल दिया कि जिला प्राधिकरणों को विश्राम स्थलों, नजदीकी बस टर्मिनल या रेलवे स्टेशन के बारे में मजदूरों का मार्गदर्शन करना चाहिए और वहां तक पहुंचने के लिए परिवहन की व्यवस्था भी करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना टेक्नोलॉजी मंत्रालय के सचिव अजय प्रकाश साहनी ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप को लेकर निजता संबंधी चिंताएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंट में उन्होंने कहा कि इसके उपयोग और इस ऐप के जरिए इकट्ठा किए गए डेटा को साझा करने के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डेटा का इस्तेमाल केवल कोविड-19 की रोकथाम और लोगों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने में ही किया जाएगा। केंद्र ने अंबिकापुर, राजघाट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई को कचरा मुक्त 5 स्टार शहर घोषित किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्टार रेटिंग के आधार पर कचरा मुक्त शहरों की घोषणा की।
5 शहरों को 5 स्टार की रेटिंग दी गई है, जबकि 65 शहरों को 3 स्टार और 70 शहरों को 1 स्टार रेटिंग में रखा गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग की प्रक्रिया में भी परिवर्तन की शुरुआत की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर अब ठोस कचरा प्रबंधन और स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में शहरी क्षेत्रों में उच्च स्तर की स्वच्छता और साफ सफाई के मामलों में स्वच्छ भारत अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। श्रोताओं, दूरभाष पर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय। हम आपको बता दें, डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर हैं नाक कान गला रोग विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में। डॉक्टर वार्ष्णेय, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर वार्ष्णेय, हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और इस समय कुछ ढील दी गई है, ऑफिसेस खुल रहे हैं, कुछ निर्माण कार्य भी आरंभ हुए हैं, दुकानें खुलनी शुरू हुई हैं और ये दौर और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि हम कोरोना से जब लड़ रहे हैं तो बहुत सावधानी रखें। आपका क्या संदेश है हमारे श्रोताओं के लिए? मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहूंगा कि हम सबको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इसके आगे प्रसारण को या इसके बढ़ने को पहले रोकने में योगदान करें। उसमें हमारी भी सुरक्षा और हमारा भी इसमें प्रोटेक्शन है। तो जैसा कि कहा जा रहा है कि हम सबको एक निश्चित दूरी 2 मीटर की आपस में बना के रखनी है, जिसको फिजिकल डिस्टेंसिंग के नाम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार इससे निवेदन कर रहे हैं। हमको कहीं भी जाना है तभी जाएं जब अति आवश्यक हो, अन्यथा हम अपने को अपने घरों पे रखें। और तीसरा यह है कि हमको, क्योंकि जैसा है कि ये एक जब हम बोलते हैं जो थूक का झरना निकलता है, जिसको हम लोग ड्रॉपलेट या एरोसोल कहते हैं अपनी भाषा में, उसको बचा के रखें और उसके लिए क्या मुंह ढक के रखें अपना। उससे हमारा भी बचाव है और सामने वाले का भी बचाव है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अहम चीज ये है कि हम सफाई रखें, खास तौर से अपने हाथों को। तो हम कभी भी किसी सतह को छुएं या कोई भी बाहर की चीज को अपने हाथ से हैंडल करें तो हम पानी और साबुन से हाथ को अवश्य धोएं। डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय, यदि आजकल हम बात करें, इस समय कई तरह की एलर्जीज भी होती हैं और खास तौर से छींक, जुकाम, फ्लू, तो ऐसे में घबराने की जरूरत है? ये अनिल जी, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि ये बदलते मौसम में हम में से कई लोग होते हैं जिनको एलर्जी की परेशानी है। तो कुछ लक्षण जो कोरोना के हम सब सुन रहे हैं, जान रहे हैं कि जुकाम होना, गले में खराश होना, खांसी होना, सर दर्द होना, शरीर में थकान रहना, हल्का बुखार या तेज बुखार होना और सबसे अहम है सांस में दिक्कत होना। तो इनमें से कुछ लक्षण ऐसे हैं जो नाक, गले या सांस की एलर्जी से संबंधित होते हैं। लेकिन हमको सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि जो एलर्जी के सिम्टम होते हैं वो बहुत सीरियस नहीं होंगे, उनमें अक्सर बुखार नहीं होता है और वो दवा लेने से कम हो जाते हैं या कंट्रोल भी हो जाते हैं। यदि आप एलर्जी के मरीज हैं और आप अपनी नियमित दवा जो लेते रहे उससे आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आपको जरूरी है कि आप इसकी डॉक्टरी सलाह लें और यदि डॉक्टर इसको सही समझेंगे तो आपकी RT-PCR जो कोविड की जांच है उसके लिए आपको रिकमेंड किया जाएगा। एलर्जी की दवा आप 2 या 3 दिन से ज्यादा ना लें। यदि 2-3 दिन से ज्यादा में आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आपको डॉक्टरी परामर्श की जरूरत है। डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय, हम जानना चाहेंगे कि इस समय यदि एम्स ऋषिकेश की बात की जाए तो किस तरह की सुविधाएं वहां आप लोग प्रदान कर रहे हैं? क्या ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहे हैं आप? देखिए, एम्स ऋषिकेश भारत सरकार का उपक्रम है और हमारा ये मैंडेट है कि हम जहां भी ये स्थित है, जैसे हम ऋषिकेश में स्थित है तो आसपास के जो भी प्रांत हैं, जिले हैं, उनको हम मेडिकल सेवाएं उपलब्ध करा पाए। और मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष है कि एम्स ऋषिकेश आज की तारीख में पूरा सक्षम है कि हम कोई भी गंभीर से गंभीर यदि कोई मरीज हमारा कोविड का होता है उसको हम चिकित्सा सुविधा देने में सक्षम है। हम पूरा इक्विप्ड हैं और
जैसे टर्शरी सेंटर हम कहते हैं, जैसे हर मरीज कोविड को भर्ती होने की जरूरत नहीं होती है। कुछ मरीज ऐसे हैं जो जिला अस्पताल में या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे या कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल पे भी इलाज कराए जा सकते हैं, या जिनके सीरियस सिम्टम नहीं हो रहे हैं उनको वहां भी रखा जा सकता है और वो वहां से ठीक होके जा सकते हैं। लेकिन एम्स ऋषिकेश एक टर्शरी सेंटर है, तो जिस मरीज को एक अत्यधिक आधुनिक चिकित्सा सेवाएं चाहिए, जैसे आप सुनते होंगे वेंटिलेटर की आवश्यकता है या बहुत सघन चिकित्सा की आवश्यकता है, उनके लिए एम्स ऋषिकेश सक्षम है, पूरा हम लोग के पास इक्विप्ड है और हम सेवा देने के लिए तत्पर हैं। जी, इस समय एम्स कोरोना के लिए जो टेस्ट है वो भी कंडक्ट कर रहा है, तो किस तरह की लेबोरेटरी आपकी है, कितने दिन में आप परिणाम दे देते हैं? जैसे ये जो कोविड टेस्टिंग लैब हम कहते हैं, ये आईसीएमआर जो भारत सरकार का एक सेंट्रल कंट्रोलिंग नोडल एजेंसी है, उसकी अनुमति से हमारे यहाँ एम्स में पिछले महीने से ये लैब कार्यरत है और हम रोज 150 से 200 करीबन सैंपल इसमें लैब में टेस्ट कर रहे हैं और रिपोर्ट आने का समय 12 से 24 घंटे, क्योंकि एक किट होता है जिसकी साइकिल चलती है, तो 12 से 24 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट उपलब्ध करा देते हैं। और इसकी चेकिंग की सुविधा ये जरूरी नहीं है कि आप एम्स में रजिस्टर्ड मरीज हो। यदि किसी भी हमारे स्टेट से, आसपास स्टेट से कोई भी मरीज टेस्ट के लिए एम्स में रेफर होता है, उसकी टेस्ट की जा रही है और रिपोर्ट उसको रिलीज की जा रही है। डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय, हम सभी जानते हैं कि जो मॉर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है इस कोविड-19 में, वो अपेक्षाकृत उतनी नहीं है जितनी अन्य बीमारियों में होती है। और अब यदि हम भारत की बात करें, हम जानना चाहेंगे कि इसके लिए हम कहते हैं कि इम्यूनिटी होनी चाहिए, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, और इसके लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं? अनिल जी, ये एक बहुत जरूरी सवाल आपने उठाया है कि देखिए, ये एक कोविड जो है एक वायरल इन्फेक्शन है और ऐसा नहीं है कि ये वायरस जो हम सांस ले रहे हैं उसमें पहले नहीं थे। अन्य प्रकार के वायरस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग होते हैं जिनको वो वायरल इन्फेक्ट कर पाते हैं और वो उन्हीं को इन्फेक्ट कर पाते हैं जिनकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। और प्रतिरोधक क्षमता का मतलब है जिनका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, जो नियमित व्यायाम नहीं कर रहे, जो नींद पूरी नहीं कर रहे, शरीर थका रहता है, या जो उम्र के एक्सट्रीम पड़ाव पे है, ये जो बुजुर्ग हैं ज्यादा, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, या जो कुछ बीमारियों से संक्रमित है जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, या कोई कैंसर की दवा चल रही है, या किसी अंग का प्रत्यारोपण हुआ है, तो ये वो होते हैं जिनकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है। इसके अलावा जो पॉपुलेशन है वो यदि अपना खान पान का ध्यान रखे, अपनी दिनचर्या को नियमित रखे, 6 घंटे से 8 घंटे की नींद पूरी करे, उनकी शरीर की यदि प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग रहेगी तो ये वायरस या तो संक्रमित नहीं करेगा, और यदि कर भी देगा तो उनको कोई सीरियस सिम्टम नहीं आएंगे, जिसमें जैसे आपने कहा जान का कोई उनको खतरा नहीं होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो ये आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन है, ये सारी आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सुझाव है, इनको हम अपनी दिनचर्या में इनको प्रैक्टिस करें। ये एक बचाव का बहुत अहम तरीका है। डॉक्टर वार्ष्णेय, यदि हम सकारात्मक सोच की बात करें तो ये किसी भी रोग की चिकित्सा में कितना कारगर होता है? देखिए, जैसे आपने ये सवाल उठाया तो एक पुरानी कहावत है कि डर के आगे जीत है। तो यदि हम सिर्फ बीमारी से डरते रहें तो हम अपनी सोच से अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस को कम करते हैं। मतलब हमने देखा होगा जो लोग सोच विचार ज्यादा करते हैं या जो डिप्रेशन में ज्यादा हैं, उनको बीमारियां भी ज्यादा संक्रमित करती हैं। तो ये कोविड के लिए भी यही चीज सजेस्टिव है कि यदि हम अपनी सोच पॉजिटिव रखें और हम ये मान के चलें कि हमें अपने बॉडी की रेजिस्टेंस बढ़ानी है और जो हमें बचाव के सुझाव हैं उनका ठीक से अनुसरण करना है, तो हम या तो संक्रमित नहीं होंगे, और संक्रमित हो भी जाते हैं तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता की वजह से हम कोई इसमें बहुत बड़ी संकट में नहीं पड़ेंगे और संक्रमित होने के बाद भी ठीक होके आएंगे। तो ये दोनों ही चीज में आपकी सोच और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बहुत मदद करेगी इस समय हम सबको। डॉक्टर वार्ष्णेय, अंत में चलते चलते हमारे श्रोताओं को बताएं कि जिसे हैंड हाइजीन कहा जाता है, इसका किस तरह से अनुपालन हम करें और इसको अपनी जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बना दें।
देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में दोबारा जानी पहचानी जा रही है कि हम एक दूसरे का संबोधन नमस्ते से करते हैं। तो पहला चीज तो मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि हम अपनी कोई भी चीज, बाहर की चीज को यदि हम छूते हैं या संपर्क में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये विषाणु हमारे हाथ में संक्रमित हो जाते हैं, उससे हम शरीर के और अंगों को छूते हैं तो ये हमारे एरोसोल या सांस के रास्ते अंदर प्रवेश करके इन्फेक्ट करते हैं। हमें आदत डालनी पड़ेगी, अपने ये नियम में इसको एक तरीके से लाइफस्टाइल में लाना पड़ेगा कि हम अपने हाथ को नियमित धोएं। ये जो विषाणु होता है उसके सबसे ऊपर की सतह लिपिड की बनी होती है। लिपिड एक ऐसी चीज होती है जो साबुन के धोने से बिल्कुल खुल जाता है और विषाणु खत्म हो सकता है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि आप अपने हाथ को साबुन से अच्छे तरीके से 60 सेकंड से 1 मिनट तक धोएं और हाथ की सारी सतहों को धोएं, जैसे अंदर की सतह, बीच की सतह, ऊपर की सतह, पूरे उसको अच्छे साबुन पानी से धोएं। जो लोग साबुन पानी से धो रहे हैं वो धोएं, वरना यदि आप अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज कर सकते हैं उसको आप लगाएं, उससे भी विषाणु खत्म होता है, क्योंकि जो अल्कोहल होता है ये भी लिपिड की सतह को घुला देता है। जब उसकी सतह घुल जाती है तो विषाणु खत्म हो जाता है। तो हाथ धोना एक बहुत जरूरी चीज है। आप कोई भी चीज छूते हैं जो आपको जरा सा भी शक है कि किसी बाहर के आदमी द्वारा छुई गई है, जिसको आप नहीं जानते या आप समझ सकते हैं कि संक्रमित कर सकता है, तो आप हाथ अवश्य धोएं। ये आपको बहुत नियम का पालन करना पड़ेगा। डॉक्टर सारव वार्ष्णेय, आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण समय आकाशवाणी को दिया। इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्रोताओं, दूरभाष पर इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर सुजाता संजय, और हम आपको बता दें कि डॉक्टर सुजाता संजय शहर की जानी मानी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सुजाता, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर सुजाता, हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 का जो संक्रमण है वो तेजी से अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? जैसे कि भारती जी, हम सभी जानते हैं कि इस समय जो कोरोना है वो एक वैश्विक महामारी का रूप बहुत पहले ले चुका है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। और इस दौरान अगर हम बात करें गर्भवती महिलाओं की, तो गर्भवती महिलाओं को भी कोरोना हो सकता है। बट मेरा ये सुझाव है उन सभी गर्भवती महिलाओं को कि आप उससे भ्रमित ना हो। भ्रमित का मतलब ये है कि आतंकित ना रहें या डरी हुई ना रहें, क्योंकि अगर आप प्रिकॉशन लेते हैं तो कोरोना के होने की संभावना काफी हद तक टल भी जाती है। और एक दूसरी ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि मान के चलिए किसी कारणवश आप अगर कोरोना से संक्रमित हो भी जाते हैं तो जो आपके गर्भ में पल रहा शिशु है उसमें संक्रमण की संभावना काफी हद तक कम होती है। जैसा भारती जी हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हर प्रेग्नेंट महिला को ये सलाह देती हूँ कि बजाय आप उससे डरने के उसके प्रति सजग रहें। ये सावधानी कि आप क्या कर सकते हैं, जिससे अपने आप को प्रिकॉशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोरोना प्रभावित ना करे। ऐसा कहा जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो डॉक्टर से लगातार संपर्क में रहें और नियमित जांच वो करवाती रहें। इसके अलावा टीकाकरण की भी बात की जाती है, जो नियमित टीके लगने होते हैं, और खान पान, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आप क्या कहेंगे कि इस दौर में जब बाहर निकलना संभव नहीं है तो वो अपने चिकित्सक से किस तरह से परामर्श कर सकती हैं? देखिए, वैसे भी गर्भवती महिलाओं के लिए एंटीनेटल चेकअप बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन फिर भी एज ए गायनेकोलॉजिस्ट हम ये सलाह देते हैं कि हर प्रति माह आप अगर विजिट नहीं कर पाते हैं तो टेली कंसल्टेंसी के जरिए भी आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। कुछ अलार्मिंग साइन होते हैं, जैसे मान के चलिए लोअर एब्डोमेन में पेन है या हैवीनेस है या आपको ब्लीडिंग या ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कफ एंड कोल्ड या फीवर की हिस्ट्री है तो आप इमीडिएटली कंसल्ट करें। अदरवाइज आप कुछ विजिट में आप अपने डॉक्टर से टेली कंसल्टेंसी के जरिए भी आप संपर्क में रहकर अननेसेसरी अस्पताल में जाने से बच सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि संक्रमण से हम जाते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए, लेकिन कहीं कोई संक्रमित व्यक्ति का प्रभाव में आकर आप भी संक्रमित हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूं प्रिकॉशन में, तो एक ये पहला प्रिकॉशन है कि अननेसेसरी आप इधर उधर ना जाएं। दूसरा, आप अपनी डाइट में जहां तक हो सके विटामिन सी की मात्रा को प्रचुर मात्रा में लें, क्योंकि विटामिन सी कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है। इम्यूनिटी जो आपको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करती है। तो कहीं अगर आप प्रभावित होते भी है तो काफी हद तक आपकी रिकवरी संभव हो सकती है। और दूसरा भारती जी, जैसा हम जानते हैं कि ये वैश्विक महामारी तो है ही है, लेकिन
लेकिन कोरोना काल कितने समय चलने वाला है ये हम में से अभी कोई भी आपको बिल्कुल सही गाइडलाइंस तो अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन प्रिकॉशन तो आपको आज भी लेना है और अगले आने वाले महीनों में भी लेना है। डॉक्टर सुजाता, यदि घर में गर्भवती महिलाएं हैं तो परिवार के सदस्यों की भूमिका क्या हो जाती है? किस तरह से वो उसका खास तौर से ध्यान रखें? ये एक बहुत अच्छा सवाल है भारती जी, क्योंकि बहुत बार हम ये समझते हैं कि हमारे बाहर निकलने से ही कोरोना हमारे साथ आएगा। ऐसा नहीं है। कई बार आपसे जुड़े जो व्यक्ति हैं उनकी लापरवाही से भी दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। और रहा सवाल गर्भवती महिलाओं का, तो परिवार के हर सदस्य की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने दिमाग में ये बात को बिल्कुल सटीक तरीके से बैठा ले कि उनके घर में गर्भवती महिला है, ताकि वो अननेसेसरी बाहर ना जाएं। और अगर बाहर जाना भी पड़ता है किसी कारणवश तो पूरा प्रिकॉशन ले। प्रिकॉशन का मतलब ये है कि अपना मास्क का जरूर इस्तेमाल करें, और बाहर अगर आप जाते हैं दूसरे व्यक्तियों से मिलते हैं तो कम से कम एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखें। और जैसे ही आप घर में आते हैं तो पहले साफ सफाई का ध्यान रखते हुए स्नान या नहाने के बाद ही आप अपने परिवार में जो गर्भवती महिला है उनसे मिलें। और गर्भवती महिलाओं के लिए भी मेरा ये सलाह है कि वो भी अपने परिवारों के सदस्य के साथ एक सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बना के रखें। और घर के हर सदस्य की ये जिम्मेदारी है, साथ में गर्भवती महिला की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी डाइट में ढेर सारा वाटर इंटेक, रोज का फूड इंटेक और एक बैलेंस डाइट जिसमें हर प्रकार की चीज प्रचुर मात्रा में पाई जाए, जो उसके और उसके घर में पल रहे शिशु के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित हो। और साथ में एक पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि हमें हर वक्त घर के सदस्यों को यही बात नहीं करनी है कि बीमारी किस रूप में बदल चुकी है या कितनी ज्यादा उसका मॉर्टिलिटी रेट है। काफी हद तक गर्भवती महिलाओं पे इन चीजों का भी प्रभाव पड़ता है, तो हमें आसपास एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखना है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो मनस्थिति है उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। ये हम पहले से सुनते आए, ये प्रमाणित भी है। तो हम जो है सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और सब कुछ अच्छा होगा ये सोच कर चलें। बिल्कुल सर, वैसे भी कहा जाता है गर्भवती महिला जैसा सोचती है या जैसे विचार अपने मन में लाती हैं या जिस प्रकार की पुस्तकें पढ़ती हैं या सोशल मीडिया से जिस तरीके से कनेक्ट होती हैं, उन हर चीज का प्रभाव आपके घर में पल रहे शिशु पर पड़ता है। और मेरी हमेशा ये गर्भवती महिलाओं को सलाह रहती है कि खाली इस दौरान ही, यानी कि कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान ही नहीं, एक नॉर्मल प्रेग्नेंट पेशेंट को हमेशा अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तकों को, साहित्य को जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि गर्भ में पल रहे शिशु को अच्छी और सकारात्मक जानकारी मिल सके। एक जो गर्भवती महिला है उसको प्रॉपर रेस्ट भी मिलना चाहिए, कार्य की अधिकता उसके साथ नहीं होनी चाहिए और उसको व्यायाम का समय भी मिलना चाहिए। आजकल चूंकि बाहर टहल पाना संभव नहीं है, तो घर में रहते हुए किस तरह से वो हल्का फुल्का व्यायाम करे, शारीरिक कसरत उसकी हो जाए ताकि स्वास्थ्य ठीक बना रहे। बिल्कुल, अगर मान के चलिए कोई आपको मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्लेसेंटा के नीचे आने की वजह से आपके डॉक्टर आपको कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं। अगर ऐसी परिस्थितियां आपके साथ नहीं है तो जरूरी नहीं कि आप बाहर जाकर ही वॉक करें। आप अपने घर में भी सामान्य वॉक कर सकते हैं, यानी कि घर के आंगन में या छत पर नॉर्मल टहल सकते हैं सुबह शाम। और उसके साथ साथ हल्की योगा, यानी कि आप बैठकर आराम से प्राणायाम, ये सब हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप अपने रेगुलर रूटीन में कर सकते हैं। ऐसा कोई समस्या नहीं होती है। वैसे भी योगा और सुबह का टहलना आप में एक पॉजिटिविटी लाता है और शुद्ध ऑक्सीजन से आपके गर्भ में पल रहे शिशु का भी डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करके चलें और घर में जो भी चीजें आ रही हैं ध्यान रखें कि कोरोना कहीं उन चीजों के साथ अंदर ना आ जाए। बिल्कुल भारती जी, क्योंकि ये समय हम सभी के लिए थोड़ा सा संघर्षपूर्ण है, लेकिन कहते हैं इस समय ने भी हमें काफी कुछ सिखा दिया है। और गर्भवती महिलाओं के लिए मेरी ये सलाह है कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप प्रिकॉशन लें। और ऐसा नहीं है कि ये बीमारी अगर आपको प्रभावित करती है तो हर परिस्थिति में जान जाने का खतरा है, ऐसा नहीं है। बस आप अपने इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाएं, पॉजिटिविटी रखें, ताकि आपके गर्भ में पल रहे शिशु में किसी भी प्रकार का नेगेटिव प्रभाव ना पड़े, उसकी ग्रोथ प्रभावित ना हो। समय संघर्षपूर्ण है, लेकिन कहते हैं बुरा समय जाने के बाद हमेशा अच्छा समय आता है। और वैसे भी गर्भ काल के दौरान 9 महीने के बाद आपको एक हमेशा अच्छी खबर मिलने को, सुनने को जरूर मिलती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा ये सलाह है कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो जरूर आपको एक हेल्दी एंड वेल्दी शिशु 9 महीने के बाद प्राप्त जरूर होता है। डॉक्टर सुजाता संजय, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का अपनी ईमेल आईडी पर जो है air12nm@gmail.com। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।